So good afternoon, everyone. We have to start with the last topic in the chain of partnership, the dissolution of the firm. मैं थोड़ा आपको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊंगा. There is a difference between dissolution of a partnership and dissolution of the firm. As per Indian Partnership Act 1932, there is a difference between dissolution of the partnership and dissolution of the firm. Dissolution of the partnership is a reconstitution of the partnership. Admission, retirement and death. इसको बोला था डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इन लॉ, जिसमें पार्टनरशिप डज नॉट एंड, पार्टनरशिप कंटिन्यू होती है. एडमिशन में विथ न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर फर्म कंटिन्यू होगी. रिटायरमेंट एंड डेथ में राइट विथ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स फर्म कंटिन्यू होगी. देयर इज नो एंड टू द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स. उसको लॉ में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. And dissolution of the firm is complete breakdown of the partnership. It is the end of the relationship of the mutual agency. It is the end of the relationship of the partnership. Partners के बीच में जो relationship है mutual agents का, वो end हो जाता है, वहां पे partnership बंद हो जाती है. So अगर आप एकदम technically देखते हो, this chapter is not dissolution of the partnership. The name of the chapter should be dissolution of the firm. आपके टेक्स्ट बुक में क्या नाम लिखा है आई डोंट नो, लेट मी चेक. ठीक है, तो यहां पे ही रहेगा आपका. दे हैव सेड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. उन्होंने लिखा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डिफरेंट. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. रिकंस्ट्रक्शन को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं. एंड जब फर्म ही बंद हो जाती है, फर्म कंटिन्यू नहीं होती, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज पर लॉ. यहाँ पे हमारे टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. हम फर्म को डिसॉल्व करने वाले हैं. मीन्स व्हाट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. फर्म डिसॉल्व होना मतलब क्या? इट इज अ ब्रेकअप. अब ब्रेकअप क्या, ये रिलेशनशिप क्या, आप लाइक कौन से रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं? पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, दे आर एजेंट ऑफ ईच अदर. पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर. देयर इज अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप. वो रिलेशनशिप को ब्रेकअप लगता है. रिलेशनशिप बंद हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, रिलेशनशिप पे फुल स्टॉप लगता है. यू हैव टू क्लोज डाउन द पार्टनरशिप. उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. मतलब हमें बिजनेस बंद करना है पार्टनरशिप का. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू क्लोज डाउन द पार्टनरशिप फर्म, हाउ टू रिकॉर्ड दैट क्लोजर, ये हमें सीखना है इन दिस चैप्टर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब पार्टनरशिप बंद होती है तो ऐसे नहीं कि उसको ताला लगा दिया और पार्टनर्स घर पे चले गए, ऐसे नहीं होता है. जब पार्टनरशिप बंद होती है, व्हेन यू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, you have to make the payment of the liabilities. जो आपके क्रेडिटर्स है, जो बिल्स पेएबल है, बैंक लोन हो सकता है, सैलरी पेएबल हो सकती है, टैक्सेस पेएबल हो सकते हैं गवर्नमेंट के, राइट. इन सबको हमें पेमेंट करना पड़ेगा. व्हाटएवर आवर लायबिलिटीज आर, पहले हमें उनको पे करना पड़ेगा. अनलेस एंड अंटिल यू रीपे देम, यू कैन नॉट क्लोज डाउन द फर्म. सो हमें इनको पेमेंट किए बिना हम फर्म बंद नहीं कर सकते. ये पहले दिमाग में रख देना. ऐसे नहीं कि ताला लगा के चले गए, नो. हमें क्या करना होगा, पहले इनको पे करना होगा. हमें लायबिलिटीज पे करनी होगी. तो लायबिलिटीज में दो टाइप्स के लायबिलिटीज आ गए. एक आ गए इंटरनल लायबिलिटीज एंड दूसरे आ गए एक्सटर्नल लायबिलिटीज. इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. Internal liability is liability towards owners, that is partners, like capital account of the partners. Firm is supposed to repay the capitals of the partners. Maybe a loan given by the partner to the firm. Partner has given loan to the firm. We as a firm has taken loan from a partner. वो भी internal liability आ गई. And there are external liabilities towards other than partners, like loan from bank,
creditors, bills payable, salary payable, taxes payable. ये जो liabilities है, these liabilities are towards not partners, they are toward third parties. So एक तो डिसाइड होगा कि अगर हमें फर्म बंद करनी है तो हमें लाइबिलिटीज को पे करना है, तो पहले किनको पे करना है? तो पार्टनर बोलेंगे हम हमारा पैसा निकाल के लेके जाएंगे, थर्ड पार्टीज बैठो ऐसे के वैसे, लॉ बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा. When you have to close down the business, when you have to dissolve the firm, first you have to pay the third parties. पहले आपको थर्ड पार्टीज का पेमेंट करना होगा. एंड जब थर्ड पार्टीज का पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो ही आप खुद का पेमेंट कर सकते हो. मतलब पार्टनर्स कैन रिपे देयर कैपिटल. मतलब प्रेफरेंस डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, लॉ ने प्रेफरेंस डिसाइड किया, पहले थर्ड पार्टीज को पेमेंट किया जाएगा, अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को मिलेगा. सो रिपेमेंट का सीक्वेंस है, दैट सीक्वेंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, बट सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले गवर्नमेंट मेक श्योर उनका सब पैसा वो रिकवर करते हैं. मतलब गवर्नमेंट के अगर कोई टैक्सेस है, सबसे पहले गवर्नमेंट उनके टैक्सेस रिकवर करेगी. उसके बाद ये जो एम्प्लॉयज के जो ड्यूज हो सकते हैं, एम्प्लॉयज सैलरी वगैरह, गवर्नमेंट बोलती है सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट है, पहले हम हमारा पैसा निकालेंगे, हमारे टैक्सेस लेंगे, बाद में एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है, पहले हम बाद में एम्प्लॉयज. ठीक है, एम्प्लॉयज का बाद में पैसा निकालेंगे, उनको पे करना होगा. उसके बाद बैंक लोन, क्रेडिटर्स वगैरह वगैरह. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सीक्वेंस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर whenever you dissolve the firm, the first and foremost thing is you have to repay the external liabilities. And अगर पैसा बचेगा then you will repay the internal liability. that is अगर पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन रिपे होगा, एंड उसके बाद कैपिटल से पे होंगे. उल्टा कभी नहीं होगा कि पहले कैपिटल को पेमेंट किया और हाथ ऊपर कर दिए, बोले क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं है. दैट इज नॉट द वे. पहले क्रेडिटर्स को पे करो, अगर पैसा बचेगा तो पार्टनर का लोन रिपे करना है, एंड अगर बचेगा तो कैपिटल रिपे करना है. तो सीक्वेंस इज वेरी क्लियर. एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर पेड फर्स्ट, देन पार्टनर्स लोन इज पेड, एंड देयर आफ्टर द कैपिटल इज रिपेड. बट ये रिपे करने के लिए फर्म को पैसे कहां से आएंगे? लॉजिकल है, जो भी हमारा कैश इन हैंड रहेगा, वो कैश एट बैंक रहेगा, वो तो हमारा कैश है ही. बियॉन्ड दैट देयर आर असेट्स, लाइक देयर इज अ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, computers, vehicles, debtors, bills receivable. ये जो हमारे assets है, we will sell them, because हमें वैसे भी उन asset का कोई यूज नहीं है, हम बिजनेस बंद ही करने वाले हैं, तो हम उनको मार्केट में सेल करेंगे, एंड उससे जो पैसा आएगा along with your cash in hand and cash at bank, एसेट सेल करने पे जो पैसा आएगा that is your total cash available, वो आपकी पूरी कैश अवेलेबल होगी. एंड वो पैसा हम पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को देंगे, उसके बाद पार्टनर के लोन के लिए यूज करेंगे, एंड उसके बाद अगर बचेगा तो कैपिटल के लिए रिपे करेंगे. सो सबसे पहली स्टेज रहेगी हमें असेट्स को सेल करना है. असेट को हम सेल करेंगे, मतलब असेट क्लोज हो जाएंगे हमारे बुक से. वी विल एक्चुअली सेल द असेट्स, एंड उससे जो भी पैसा आएगा उस पैसे से हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करेंगे, अगर बचेगा तो लोन को रिपे करेंगे, पार्टनर्स के लोन को, एंड तीसरा हम अगर बचेगा तो कैपिटल भी रिपे होगा. क्लियर है? तो ये हमें सीखना है. सो हमें सीखना है हाउ टू राइट रिकॉर्डिंग ऑफ द सेल ऑफ द असेट्स, एंड देन रिपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, देन पार्टनर्स लोन, एंड देन द कैपिटल. कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कैपिटल के लिए पैसा ही ना बचे, हो सकता है कैपिटल के लिए पैसा ही ना बचे. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि क्रेडिटर्स के लिए पैसा नहीं है, आपके पास इतना कम पैसा है कि आप क्रेडिटर्स का भी पेमेंट नहीं करोगे, तब बोला जाता है फर्म इज इंसॉल्वेंट. एग्जांपल ध्यान देना, आपको सबसे पहले किसको पे करना है? क्रेडिटर्स हो गए, थर्ड पार्टीज को. उसके बाद किसको पे करना है? पार्टनर के लोन को. उसके बाद किसको पे करना है? उनके कैपिटल को. गवर्नमेंट बोलती है सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टीज का पेमेंट है, उसमें खुद गवर्नमेंट भी आती है, एम्प्लॉइज की सैलरी वगैरह आती है, क्रेडिटर्स आते हैं, बैंक लोन आता है वगैरह. अगर आप असेट सेल करोगे, whatever money you will receive from that, you will use it to first repay creditors etc. थर्ड पार्टीज. आपके पास उतना पैसा ही नहीं है,
आपके पास उतने असेट से पैसा ही नहीं मिला कि आप थर्ड पार्टीज को पे करते हो, उस केस में बोलते हैं फर्म इज इंसॉल्वेंट। हम क्या बोलते हैं, फर्म, हम पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, फर्म इज इंसॉल्वेंट। इफ फर्म्स असेट्स are less than firm's external liabilities, I will say the firm is insolvent। तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप एक्ट रिक्वायर्स पार्टनर्स टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर प्राइवेट इस्टेट। पार्टनर को उनके प्राइवेट इस्टेट से कंट्रीब्यूट करना होगा सो दैट फर्म कैन पे टू हुम द थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। If firm's assets are insufficient to pay off firm's external liability, कौन सी liability? External liability. In that case, firm is said to be insolvent, and in such case, the partners are required to contribute the amount from their personal estate into the partnership, which will be used to pay off to the third parties। समझ में आ रहा है? तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। 3 पार्टनर्स थे ABC। क्या हो गया, ध्यान देना, आपको तीनों से पैसे लेने सो दैट यू कैन पे टू द थर्ड पार्टीज। क्या आपके पास, फर्म के पास पैसा नहीं उतना कि आप थर्ड पार्टीज को पे कर सकते हो, तो ABC हैव टू ब्रिंग, उनको PSR में जितना कम पैसा पड़ रहा है उनको उनके PSR में वो पैसा लाना पड़ेगा, उनके पर्सनल स्टेट्स लाना पड़ेगा। एंड जब सी बोलता है मेरे पास सही नहीं है, आई एम पर्सनली इंसॉल्वेंट, मैं खुद भी इंसॉल्वेंट हूं, फर्म तो ही है, मैं खुद इंसॉल्वेंट हूं, तो सी ने तो हाथ ऊपर कर दिया, उससे जितना रिकवर हो सकता है उतना रिकवर किया, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है। रिमेनिंग विल बी राइट, रिमेनिंग जो भी रहेगा दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय A and B। तब A and B नहीं बोल सकते कि सी ने दे रहा है तो हम नहीं देंगे। सी हैज बिकम पर्सनली इंसॉल्वेंट, वो उसके पर्सनल लाइफ में भी इंसॉल्वेंट हुआ है, फर्म तो ही है, सी भी इंसॉल्वेंट है, तो A and B को पैसे लाने पड़ेंगे। तब A and B नहीं बोलेंगे कि हमें तीनों को मिला के 90,000 लाने थे, हम तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, तो A बोल रहा है मुझे 30 देने, B बोल रहा है मुझे 30 देने, और C बोल रहा है मुझे भी 30 देने। C बोलता है मैं खाली 10,000 ही दे सकता हूं, मैं 10,000 में 30,000 दे नहीं सकता, मैं खुद इंसॉल्वेंट हूं। तो लेने थे टोटल उनसे 90, लेने थे 90, और C बोल रहा है मैं खाली 10 दे सकता हूं। मतलब सी ने जितना नहीं दिया, सी ने 30 में से 20,000 नहीं दिया, वो 20,000 A and B को उनके रेशियो में लाना होगा। मतलब एक को खुद के तो 30 लाने ही लाने, बी के भी 10,000 लाने, सी के भी 10,000 लाने होंगे, बी को खुद के 30 लाने, और जो सी का कम पड़ा है 10,000 वो लाएगा। तो सी से जो 20,000 कम आया है वो A and B लाएंगे। सपोज बी भी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, तो A हैज टू ब्रिंग सो दैट क्रेडिटर्स का पेमेंट हो जाए। अगर बाद में ए भी हाथ ऊपर कर देता है तो क्रेडिटर्स को बोलेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, राइट, आपको नहीं मिलेगा। मतलब ध्यान देना कितनी प्रोविजंस है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम थर्ड पार्टीज को पेमेंट करेंगे, उसके बाद पार्टनर के लोन को पेमेंट करेंगे, उसके बाद कैपिटल को पेमेंट करेंगे। मतलब ओनर को सबसे एंड में पैसा मिलेगा, ओनर को सबसे एंड में पैसा मिलेगा, बट आपके पास असेट्स ही नहीं है उतने कि आप थर्ड पार्टीज का पेमेंट कर सकते। तो ऐसे केसेस में फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी, पार्टनर्स नहीं बोल रहा हूं, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी। एंड इन सच केसेस पार्टनर हैव टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर पर्सनल एस्टेट टू पार्टनरशिप सो दैट फर्म कैन पे टू द थर्ड पार्टीज। तो अगर वो उतना पैसा तीनों 30 लाते तो कोई टेंशन नहीं, थर्ड पार्टीज को 90,000 पे करना बाकी, फर्म के पास 90 नहीं है बट हमें पे करने, तो तीनों पार्टनर 30 लाते, कोई टेंशन नहीं, फर्म के लिए वो 30 देंगे, हम 30,000 वो 30 देंगे, 90 हम पे कर देंगे, किस्सा खत्म। बट अगर कोई पार्टनर बोलता है मैं नहीं ला सकता, तो बाकी पार्टनर्स को वो राइट झेलना पड़ेगा, उनको बोन करना पड़ेगा। तब ए एंड बी नहीं बोल सकते हम 30 देंगे, अब ए को 30 के बदले 40 देना पड़ेगा, बी को भी 30 के बदले 40 देना पड़ेगा, एंड ए 10 देगा, टोटल 90 आ गए। बी भी बोलता है मैं नहीं दे सकता, तो ए को लाना पड़ेगा। अगर ए भी बोलता है मेरे पास नहीं है, तो पार्टनर्स इंडिविजुअली भी इंसॉल्वेंट हुए, तो ऐसे केसेस में फर्म तो इंसॉल्वेंट है, पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्रेडिटर्स को बोलेंगे इससे ज्यादा ग्लॉक उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये हमें समझना है और इसकी अकाउंटिंग हमें समझनी है। तो हमें ये जो हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ पे बुक्स क्लोज करने वाले हैं, और जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब हमें असेट्स क्लोज करना है,
हमें सेल करना है, हमें लाइबिलिटीज को पे करना है, मतलब एट द एंड बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी, बैलेंस शीट नहीं रहेगी। इस क्वेश्चन में हम कभी भी बैलेंस शीट नहीं करते बिकॉज बिजनेस क्लोज हो रहा है, तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बिकम जीरो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हाउ टू क्लोज द बुक्स ये हमें सीखना है, एंड इट इज डन इन द 3 स्टेजेस। उसको हम 3 स्टेजेस में करेंगे। तो लिख लेना, आई विल गिव यू नोटिंग, वो नोट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आपको डिटेल में लिख के लेना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, लिख लेना पॉइंट 1। जो भी मैंने डिस्कस किया मैं हर चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा, मैं लिख के दूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, जो भी डाउट्स है आई विल टेक द डाउट्स। हाँ, ऐसे सिचुएशन में घर वगैरह सील कर देते हैं ऑब्वियसली, आपका पूरा प्रॉपर्टी सील हो जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, बट जब मैं पार्टनर हूं, फर्म तो इंसॉल्वेंट हो गई और मेरे प्रॉपर्टी से पैसे लेने हैं, तो लॉ क्या बोलेगा, मैं पार्टनर हूं, मेरी पर्सनल एसेट यूज होगी, बट पहले याद रखना, मेरी पर्सनल एसेट मेरे पर्सनल लाइबिलिटीज को यूज होगी। मेरी पर्सनल पहले मेरे पर्सनल लाइबिलिटी रिपे करने के लिए यूज होगी, और अगर उसके बाद मेरे पास एसेट बचती वो पार्टनरशिप को जाएगी। उल्टा नहीं होता है, मतलब ऐसे नहीं कि मेरी एसेट पहले फर्म के लिए यूज होगी, नहीं नहीं, मेरी पर्सनल एसेट मेरी पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए पहले यूज होगी एंड उसके बाद बचता है तो फर्म के लिए यूज होगा। बट इतना डीप में वो आप पार्टनरशिप एक्ट में सीखोगे इन सीए फाउंडेशन, अपने अकाउंट्स में नहीं, इतना डीप में, ठीक है। आगे लेट्स स्टार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, हमें बुक्स क्लोज करने हैं। स्टेप 1, स्टेप 1, क्लोज द assets and liabilities by, step 1, close the assets and liabilities by transferring their balances to realization account at book value. स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ध्यान देना, राइट। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट साइड पे रहेगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, लेस आरडीडी, ये सब चीजें रहेंगी बराबर। देयर कैन बी सम लॉसेस ऑन असेट साइड लाइक P&L डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। लाइबिलिटी साइड पे रहेगा कैपिटल्स, मे बी करंट अकाउंट, मे बी बैंक लोन, रिलेटिव्स लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, देन क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लाइक दैट, ये सब आपकी बैलेंस शीट रहेगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, असेट्स एंड लायबिलिटीज को क्लोज किया जाएगा। सबसे पहली स्टेप रहती है क्लोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ध्यान देना, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल असेट्स, इसमें फर्स्ट लिख लेना,
all assets except losses and cash and bank are transferred to realization account debit side. All assets except losses and the cash and bank, asset साइड पे कैश एंड बैंक छोड़ के एंड लॉसेस छोड़ के बाकी सब असेट्स एज इट इज हम रियलाइजेशन के डेबिट पे ट्रांसफर करेंगे. असेट्स और डेबिट बैलेंसेस, असेट अकाउंट एज डेबिट बैलेंसेस, तो उनको क्लोज करना है तो असेट्स को क्रेडिट करना होगा एंड डेबिट करना होगा रियलाइजेशन. इसलिए एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट. क्वेश्चन के टाइम में एंट्रीज भी समझेंगे. तो असेट का जो डेबिट है हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे एट बुक वैल्यू. नहीं लिख लेना. ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, all external liabilities are transferred to realization account credit side. Realization account credit side. क्या बोला मैंने? All external liabilities means other than capital and reserves. Other than capital and reserves, सब लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन क्रेडिट पे ट्रांसफर किया जाएगा. लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, उनको क्लोज करना है तो लाइबिलिटीज को डेबिट करना होगा एंड क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन को. टेम्पररी अकाउंट ओपन होता है बुक्स क्लोज करने के लिए. लेट इट बी कंपनी और लेट इट बी पार्टनरशिप फर्म. क्या बोलता ध्यान देना. पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है एंड कंपनीज को लिक्विडेट किया जाता है. जब भी ये अभी हम डिसोल्यूशन सीख रहे हैं, इन लेटर स्टेजेस यू विल लर्न लिक्विडेशन ऑफ द कंपनीज. जब भी कंपनी या फर्म को क्लोज करना होता है यू हैव टू ओपन ए अकाउंट. दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट का एक ही काम होता है, जब भी किसी बिजनेस को बंद करना होता है तब हम ये अकाउंट ओपन करते हैं. रियलाइजेशन अकाउंट इज लाइक नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट इट गिव्स प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. ये नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करता है. तो ये अकाउंट क्यों ओपन किया जाता है कि हमें बुक्स क्लोज करने के लिए. वो रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. उसके डेबिट पे आ गए असेट्स, उसके क्रेडिट पे आ गए लायबिलिटी. रियलाइजेशन के डेबिट पे आ गए असेट्स, रियलाइजेशन क्रेडिट पे आ गए लायबिलिटीज. ठीक है. नहीं नोट, नोट कैश अकाउंट and bank account are opened separately. कैश एंड बैंक को सेपरेटली ओपन किया जाएगा इफ देयर आर बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट इन क्वेश्चन. In same question, cash is closed. Cash account is closed by transferring its balance to bank account. क्या बोला मैंने? अगर आपके इसमें कैश अकाउंट है बैलेंस शीट में अलग बनेगा, अगर बैंक अकाउंट है तो अलग बनेगा, बट दोनों है, कैश एंड बैंक दोनों है. तो हम कैश को बैंक अकाउंट में, मतलब कैश में डिपॉजिट इनटू बैंक, ऐसे मानो काउंटर एंट्री डालेंगे, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो कैश क्लोज हो जाएगी. मतलब ऑलवेज रिमेंबर कैश अकाउंट इज नेवर ट्रांसफर्ड और बैंक अकाउंट इज नेवर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन. सेकंड, लॉसेस appearing on asset side appearing on asset side are debited,
to partners capital account. Are debited to partners capital account. Losses appearing on asset side, right? Losses appearing on asset side होना चाहिए यहाँ पे, are debited to, right, capital account. Appearing on asset side are debited to partners capital account. Note number 3. Note number 3 ध्यान देना. RDD, right, is transferred to credit of realization. RDD डेटर से माइनस करके देखते हो. सपोज डेटर्स आर 1 लाख माइनस RDD is 10,000. Debtors are 1 lakh, RDD is 10,000. Outer column is 90. Actually, these are two separate accounts. One is asset account, another is provision account. 1 लाख एंड 10,000 ऐसे दो अलग अकाउंट है. तो 1 लाख जो डेटर्स है वो रिलेशन के डेबिट पे रहेंगे एंड 10,000 का जो RDD वो रिलेशन क्रेडिट पे आएगा. मतलब हम 90,000 ट्रांसफर नहीं करेंगे रिलेशन में, दो अलग अकाउंट ट्रांसफर करेंगे. एक डेटर्स अकाउंट 1 लाख पे ट्रांसफर करेंगे एंड RDD 10,000 पे ट्रांसफर करेंगे. डेबिट पे डेटर्स दिखेगा 1 लाख, क्रेडिट पे RDD दिखेगा 10,000 बिकॉज RDD हैज ए क्रेडिट बैलेंस. लिख के दे रहा हूं, ये ऑब्वियसली हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में. 4, reserves and accumulated profits appearing on liability side, appearing on liability side are credited to partners capital account. रिजर्व्स को पार्टनर में ऐड किया जाएगा, कैपिटल में ऐड किया जाएगा. 4 अब 5th, ठीक है. 5th, ओके. 5th, provisions or funds against which specific asset is maintained are there will be transferred to realization credit. Example, investment fluctuation reserve. Investment fluctuation reserve. लाइबिलिटी में होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लाइबिलिटी में होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, असेट में होता है इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट बीइंग असेट रियलाइजेशन को डेबिट किया जाएगा एंड IFR रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाएगा. बिकॉज इस रिजर्व के अगेंस्ट एसेट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट एसेट है, तो एसेट के साथ जो ट्रीटमेंट होगी वही ट्रीटमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ होगी. लाइक जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के अगेंस्ट कोई एसेट नहीं होती स्पेसिफिक, इसलिए जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर के कैपिटल में ऐड होता है. बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एसेट है, इन्वेस्टमेंट. तो जो इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट रहेगी वही IFR की भी ट्रीटमेंट रहेगी. इन्वेस्टमेंट बीइंग असेट्स रियलाइजेशन को डेबिट किया जा रहा है एंड IFR को फिर हम रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे. नंबर 6, लेट मी चेक.
loan from relative or friend is being third party liability, transferred to realization credit. Therefore, लिख लेना, right? Following accounts are never transferred to realization account. One, capital account, current accounts of the partner. Third, partner's loan account. Liability. Then, four, cash oblique bank account. And fifth, accumulated profits and losses. मैं बुक्स क्लोज करना सिखा रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बुक्स क्लोज करना सिखा रहा हूं। मैंने बोला आपके असेट साइड पे और लाइबिलिटी पे बहुत सारे आइटम्स रहेंगे। असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड पे बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, ध्यान देना। सपोज ये आपकी बैलेंस शीट है, दिस इज योर बैलेंस शीट। दिस इज योर बैलेंस शीट। There are assets, right? There are cash and bank. Cash and bank. There are losses. There are capitals. There are reserves and surplus. Reserves. There are partners loan, loan from partner, that is. There are external liabilities. हम इसको अदर एसेट बोलते हैं। इसमें बाकी इन ये दोनों कैश एंड बैंक एंड लॉसेस छोड़ के बाकी अदर एसेट्स। ध्यान देना, दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कैश एंड बैंक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनेगा। लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। लॉसेस को क्या किया जाएगा? कैपिटल से माइनस किया जाएगा। वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल। रिजर्व्स कैपिटल में ऐड किए जाएंगे एंड कैपिटल विल बी ए सेपरेट अकाउंट। पार्टनर्स लोन विल बी ए सेपरेट अकाउंट। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट पे ट्रांसफर किया जाएगा। मैंने इसमें एक शॉर्ट बैलेंस शीट समझाने का ट्राई किया। हमें बुक्स क्लोज करने हैं, मतलब हमारे बुक्स में एक भी एसेट नहीं रहनी चाहिए, एक भी लायबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनको क्लोज करेंगे। एसेट्स ऑफ डेबिट, लायबिलिटीज ऑफ क्रेडिट। हम कैश अकाउंट को सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे, उसको क्लोज तुरंत नहीं करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, पार्टनर का लोन अलग बनेगा एंड फोर्थ अकाउंट बनेगा रिलेट। मतलब 4 अकाउंट्स आपके हर आंसर में रहेंगे। There will be only 4 accounts in your answer. 1, capital account. दूसरा,
कैश अकाउंट, तीसरा पार्टनर का लोन अकाउंट एंड फोर्थ रियलाइजेशन। इसी 4 ही अकाउंट्स में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो कैश अकाउंट इज नेवर क्लोज्ड। दूसरा रहेगा कैपिटल अकाउंट्स, कैश अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट लगेगा, पार्टनर का लोन अलग बनेगा एंड एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा जिसमें बाकी इनके सिवा बाकी सब चीजें वहां पे जाएगी। ठीक है, सो लिख लेना जिनको और लिखना है, दैट इज therefore only 4 accounts will remain open. First, रियलाइजेशन अकाउंट खुद वो तो हमने ओपन किया है। दूसरा कैपिटल अकाउंट्स, तीसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम ए पार्टनर अकाउंट दैट इज, एंड फोर्थ कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हुआ क्या है, हुआ क्या है ध्यान देना। हमने क्या किया, हमें बुक्स क्लोज करना है तो हमने सब एसेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट पे, कैश एंड बैंक को अलग बना दिया, लॉसेस को कैपिटल से माइनस किया, कैपिटल अकाउंट अलग ओपन कर दिया, उसमें रिजर्व्स भी ऐड कर दिए, पार्टनर्स लोन अलग अकाउंट एंड सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया। नाउ ये जो दो अकाउंट्स है ना, ये जो दो अकाउंट्स हैं अदर असेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इनका नाम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अदर असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। मतलब आगे से देयर इज नो लैंड अकाउंट, देयर इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, देयर इज नो मशीनरी अकाउंट, देयर इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, देयर इज नो डेटर्स अकाउंट, रियलाइजेशन, देयर इज नो आरडीडी अकाउंट, realization, no creditors account, realization, because those have been transferred to realization account. Try to understand मैं क्या बोल रहा हूं। हमने ये समझने का ट्राई करो, हमने उनको क्लोज किया है, उनका नाम अब रियलाइजेशन हो चुका है। Every asset has become now realization account, every liability has become realization account. समझ में आ रहा है? So ये जो realization account है, this represents all assets, this represents all liabilities. So एक अकाउंट में लाके रख दिया सब assets and सब liabilities other than capital, partners loan and cash, इनके सिवा सब assets and सब liabilities एक अकाउंट में डाल दिए जिसका नाम रख दिया realization account. So first stage is a closure of books. First stage is a closure of books. हमने assets and liabilities को realization account में ट्रांसफर किया except capital and cash and partners loan. कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन इंटरनल है इसलिए उसको अलग रख दिया एंड कैश अकाउंट अलग रख दिया। उसके सिवा जो भी असेट्स और लायबिलिटीज में है सबका सब हमने क्या कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसकी वजह से बुक्स में अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। देन दिस इज स्टेप 1, क्लोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंसेस टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू है उस वैल्यू पे हम उनको क्लोज करेंगे तो ही वो क्लोज होंगे। ठीक है, ऑल असेट्स एक्सेप्ट लॉसेस एंड कैश बैलेंस आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। मतलब जो बचेगा हमारे बुक्स में रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट जो सब असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। 4 ही अकाउंट आपके बुक्स में बचेंगे, उसके सिवा एक भी एक्स्ट्रा अकाउंट आपके बुक्स में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये आगे स्टेप 1 क्लोज द बुक्स। ये कौन से वैल्यू पे रहती है, जो भी बैलेंस शीट में हमें वैल्यू है उस वैल्यू पे हम क्लोज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। स्टेप 2 रियलाइज द असेट्स, realize the assets and pay off the external liabilities, pay off the external liabilities at agreed value। हमने फर्स्ट स्टेप में खाली उनको क्लोज किया है, हमने असेट्स तो क्लोज किया, सेल नहीं किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम उनको सेल करेंगे।
फर्स्ट स्टेप में हमने लाइबिलिटीज को क्लोज किया है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पे नहीं किया, तो अब हम उनको पे करेंगे। सो नाउ सेकंड स्टेज में हम असेट को सेल करेंगे। वो असेट नहीं एक्चुअली, वो रियलाइजेशन अकाउंट है, उसको हम सेल करेंगे। अब हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे, लाइबिलिटीज नहीं, वो रियलाइजेशन अकाउंट नाम हो चुका है उनका, हम उनको पे करेंगे। सो ऑल असेट्स विल बी सोल्ड। जो जो असेट उन्होंने हमें बोली है, जिस जिस वैल्यू पे हमने सेल की है उतना हम पैसा लेंगे। व्हेन वी सेल द असेट्स हमें पैसे मिलेंगे, एंड जब हम लाइबिलिटीज पे करेंगे हमारे इधर से पैसे चले जाएंगे। ठीक है, सो रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज एट एग्रीड वैल्यू। उन्होंने जो भी वैल्यू पे बोला होगा हम उस वैल्यू पे करेंगे। तो लिख लेना, राइट, नोट, नोट फर्स्ट, राइट, if question is silent on realization of any asset, realization of any asset, right, treat it as not realized and therefore loss। ये मैं समझाऊंगा। सेकंड, if question is silent on repayment of any external liability, repay at book value itself। मतलब अगर क्वेश्चन में किसी असेट के सेल के बारे में लिखा नहीं है तो हम मानेंगे वो सेल ही नहीं हुई, वो उस पर लॉस हो गया। बट अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है तो आपको खुद होके उसको पे करना होगा। मतलब यू कैन नॉट डिसॉल्व द फर्म इफ यू आर नॉट सेटल द लायबिलिटी। आपको हर लायबिलिटी सेटल करनी है, आपको हर लायबिलिटी सेटल करनी है किसी भी हालत में। आप क्वेश्चन अगर किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में लिखा तो आपको एज्यूम करना कि हमने पेड किया। असेट सेल करने का एजम्पशन नहीं है, जब तक बोलते नहीं असेट सेल नहीं हुई है, जब तक क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं कि असेट सेल हुई है तब तक वो सेल नहीं हुई। बट क्वेश्चन में लायबिलिटी के बारे में कुछ बोलो या ना बोलो, हमें पे तो डेफिनेटली करना ही है। राइट, आरडीडी एंड reserves which are credited to realization account like IFR, credited to realization account, example IFR, investment fluctuation reserve, are not paid as they are not liabilities। वो खाली प्रोविजंस है, उनको पेमेंट नहीं किया जाता, उनका पेमेंट नहीं होता। लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, प्रोविजंस का नहीं। सो आरडीडी एंड आईएफआर, भले ही आपने उसको रियलाइजेशन में क्रेडिट किया है, भले ही आपने रियलाइजेशन को ट्रांसफर किया है, उसका पेमेंट नहीं होता। 4 और कुछ क्या इसमें मुझे सोचने दो। इग्नोर, राइट, what was in balance sheet when you, right, follow second stage, step 2। ये भूल जाओ कि बैलेंस शीट में क्या था। मतलब बैलेंस शीट में सर गुडविल नहीं था बट फिर भी लिखा है कि गुडविल से पैसे आए तो ले लो। मैं बहुत सिंपल से सोच रहा हूं, सेकंड स्टेज में अगर पैसे मिलते तो ले लो, पैसे देने को बोला है तो दे दो।
जितने पैसे आएंगे ले लो, जितने पैसे देने दे दो, सोचो मत। तो बैलेंस शीट में असेट थी या नहीं थी सोचना ही नहीं। सेकंड स्टेज में हमें गजनी टाइप होना है, भूल जाना है कि बैलेंस शीट में क्या था। स्टेज वन में हमें बैलेंस शीट को ध्यान में रख के बैलेंस शीट को क्लोज करना है। एंड सेकंड स्टेज में जो जो पैसा आया लेंगे, जो जो पैसा दिया वो दे देंगे, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे करेंगे। फिर ये भूल जाएंगे कि बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू ज्यादा थी या कम थी। एसेट से पैसे आ गए तो ले लो, नहीं आए तो मत ले लो। लाइबिलिटीज को पेमेंट करो, अगर क्वेश्चन में लाइबिलिटीज के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो भी पेमेंट करो, बिकॉज विदाउट पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज यू कैन नॉट क्लोज द बुक्स। तो सेकंड स्टेज में आपको कैशियर जैसे काम करना है, जितना आया ले लो, जितना पेड किया, ज्यादा सोचना नहीं। भले ही कभी कभी बोलेंगे द असेट इज नॉट इन द बैलेंस शीट, फिर भी हमें उसे 1 लाख आ गए। एसेट वाज नॉट इन द बुक्स, फिर भी उसे 1 लाख आ गए तो ले लो, सोचो मत वो बैलेंस शीट में थी या नहीं। अगर बैलेंस शीट में होती तो हम उसको क्लोज कर देते और फिर पैसे लेते। अगर असेट बैलेंस शीट में होती तो हम उसको क्लोज करके स्टेज वन में क्लोज करते एंड स्टेज टू में उससे पैसे लेते। बट अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको स्टेज वन में क्लोज करने का कोई सवाल नहीं, बट पैसे आए हैं तो स्टेज टू में हम पैसे लेंगे। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बोल रहा हूं कि अगर असेट बैलेंस शीट में है तो क्लोज करेंगे, नहीं है तो क्लोज करने का कोई सवाल नहीं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का कोई सवाल नहीं। बट जब पैसे आएंगे तो पैसे डेफिनेटली लेना। कभी कभी ऐसे हो सकता है कोई असेट बैलेंस शीट में है बट उससे कोई पैसा नहीं आएगा, मतलब वो हम क्लोज करेंगे बट उससे पैसे कुछ नहीं आएंगे। दिस कैन बी वन सीन। दूसरा हो सकता है कि बैलेंस शीट में है और उससे पैसे भी आ गए, तो हम उसको स्टेज वन में क्लोज करेंगे, स्टेज टू में उससे जितना आया उतना रिकॉर्ड करेंगे। और कभी कभी ऐसे हो सकता है वो बैलेंस शीट में है ही नहीं फिर भी पैसे आ गए, बैलेंस शीट में है ही नहीं इसलिए क्लोज करने का कोई सवाल नहीं, बट पैसे आ गए तो हम पैसे लेंगे। सो स्टेज टू में आपको लाइक कैशियर जैसे काम करना है, मतलब जितने पैसे आ गए हम उतने रिकॉर्ड करेंगे। तो ये मत सोचो कि वो बैलेंस शीट में है या नहीं है, लेट इट बी और नॉट बी, हमें पैसे लेने हैं नहीं। ठीक है, आगे स्टेप 3, स्टेज 3 या स्टेप 3 जो कुछ भी है, स्टेप 3। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, राइट, पार्टनर्स लोन, या ऐसे मत लिखना, स्टेज 3 में लिखो पार्टनर्स लोन इज रिपेड, लोन इज रिपेड एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है, स्टेप 4, क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। By transferring the balance in partners capital account in PSR, partners capital account in PSR। हमारे पास 4 अकाउंट थे, हमारे पास 4 अकाउंट बचे थे, एक रियलाइजेशन बचा था, कैपिटल अकाउंट बचा था, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश। 4 अकाउंट थे, देखो रियलाइजेशन अकाउंट था, कैपिटल था, पार्टनर्स लोन एंड कैश। सबसे पहले पार्टनर्स का लोन क्लोज हो जाएगा, वो पे करोगे, उसके बाद रियलाइजेशन क्लोज हो जाएगा, वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब 2 ही अकाउंट बाकी है, कैश एंड कैपिटल। लिख लेना स्टेप 5, क्लोज रीपे, या लिखो रीपे द कैपिटल, repay the capitals, therefore cash and capital accounts will get closed।
विल गेट क्लोज्ड, दोनों जीरो हो जाएंगे। लिख लेना, मेक इट फास्ट। मैं थोड़ा ये करता हूं तो आपको ठीक से लिखना हो सकता है। लिखो, ठीक से लिखो, टेक 1 मिनट। अब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले लिख लेना ये स्टेप्स। होने के बाद यस लिखो सो दैट आई कैन। ओके गुड। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं प्लीज। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं जो आपको इजीली समझ में आएगा। एग्जांपल ध्यान देना, एग्जांपल दिस इज बैलेंस शीट, ठीक है। ध्यान देना, देयर इज कैपिटल्स ए एंड बी, 20,000 10,000, ठीक है। देयर आर रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स ऑफ 5,000 या 6,000, reserves of 6,000. There are partners loan, A's loan. A has given loan of 4,000. 30, 40 हो गया। Other liabilities 10,000. मुझे बोलो कितने के आपके टोटल लाइबिलिटीज हैं? इज इट 50,000? टोटल लाइबिलिटीज कितने के? 50,000। मैं इसी एग्जांपल में मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, ध्यान देना। योर टोटल लाइबिलिटीज 50,000, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। देयर आर असेट्स, other assets, other assets, there are cash and bank, and there are right losses. इसकी भी टोटल आइडियली 50,000 ही होनी चाहिए। other losses are 6,000, your cash of 14,000 and other assets are 30,000, ठीक है। they are equal partners, ठीक है। assets are sold at, कितने के assets है हमारे पास? 30,000। assets are sold at example 35,000। 30,000 के एसेट 35 में सेल हो गए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बोलो? 30,000 के एसेट्स 30,000 के एसेट 35,000 में सेल हो गया, प्रॉफिट ऑफ 5,000।
मैं यहां पे लिखता हुआ, आपको समझने के लिए ध्यान देना। प्रॉफिट ऑफ 5000, देन liabilities are paid, other liabilities are paid at rupees 12,000। बोलो कितने के अदर लाइबिलिटीज हैं, राइट? अदर लाइबिलिटीज आर ऑफ हाउ मच? 10,000, and those liabilities have been paid at 12,000. So is there profit or loss? बोलो, is there profit or loss? Logical है। For the 10,000 liabilities, you are making payment of 12,000. So loss of rupees 2,000. This is a loss of rupees 2,000. This is a loss of rupees 2,000। बराबर? आगे ठीक है, हमें ये सेल करना था और हमने ये पेड कर दिया। अब मुझे बोलो, एक सेकंड, क्या बोलो, ध्यान देना। एज लोन is taken over by A at rupees 4,000, at rupees 4,500। ए का लोन ए लेके गया, कितने पे लेके गया? 4,500 पे। मतलब फर्म के लिए सोचो, फर्म के लिए लोन 4,000 का था और उसकी वैल्यू हो गई 4,500। मुझे बोलो, इज इट प्रॉफिट और लॉस? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिपे करने लोन लिया था 4,000 का और हम उसको रिपे कर रहे 4,500। इट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज ए लॉस, 500 का लॉस। बराबर? क्लियर है? ये भी हमने रिपे कर दिया। ठीक है, आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे लॉस बना है, एक्सटर्नल असेट्स, ठीक है, आपका टोटल लॉस बना है। अगर आप देखते हो 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का प्रॉफिट, 2,500 का लॉस, योर टोटल प्रॉफिट इज 2,500। ये आपका प्रॉफिट होगा। व्हेन यू सेल असेट्स, व्हेन यू पेड लाइबिलिटीज एंड पार्टनर्स लोन, फर्म का प्रॉफिट हुआ है 2,500 का, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 2,500 का। ठीक है, ये प्रॉफिट है किसका? ए एंड बी का है। ए एंड बी का कैपिटल देखो, ओरल देखो, 20 + 10 कितना कैपिटल है? 30 + 6,000, 36,000। ये उनमें ऐड होने वाला है, 36,000 माइनस लॉस 6,000। ए एंड बी का कैपिटल कितना है? बोलो, ए एंड बी का कैपिटल कितना हो गया? टोटल कैपिटल ए एंड बी का अभी कैपिटल दिख रहा है 20 + 10 30, 30 + 6 36 माइनस लॉस 6,000, 30,000 का प्रॉफिट है, प्लस ये भी उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देयरफॉर देयर टोटल कैपिटल, उनका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 30,500। हमारे पास कैश कितनी है? हमारे पास कैश कितनी है? 14,000 प्लस ऑन सेल ऑफ असेट, असेट सेल करने पे हमें कितना मिला? ठीक है, बोलो मुझे, यस प्लीज, यस आगे बोलो जल्दी। टोटल असेट सेल करने पे कितने मिले हमें? 35। हमारे पास टोटल कैश कितनी हो गई? हमारे पास टोटल कैश कितनी हो गई? राइट, इट इज 49,000 लेस हमने पेड किए कैश, पेड टू लाइबिलिटीज। कितना पेमेंट हुआ लाइबिलिटीज को? बोलो, लाइबिलिटीज को कितना पेमेंट हुआ? 12,000 अदर लाइबिलिटीज के लिए एंड 4,500 अदर लाइबिलिटीज को 12,000 पेड किया, 4,500 किसको पेड किया? राइट, 4,500 लोन के लिए पेड किया, टोटल 16,500। कैश कितनी बाकी है? कैश कितनी बाकी है? देखो, यस प्लीज, कैश कितनी बाकी है? बोलो, कितनी कैश बाकी है? 49,000 मेरे पास था माइनस 16,500, इज इट 32,200? 32,500।
देखो क्या हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने 30,000 के असेट्स, ध्यान देना, हमने 30,000 के असेट 35 पे सेल किए। हमने 30,000 के असेट 35,000 पे सेल किए, उस पे हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो गया। हमें 35,000 कैश में आएगा, 5,000 का प्रॉफिट होगा। 10,000 के लाइबिलिटीज हमने 12,000 में पेड किए। 10,000 के लाइबिलिटीज 12,000 में पेड किए, उस पे हमारा 2,000 का लॉस है। 4,000 का लोन हमने 4,500 में पेड किया, उस पे हमारा 500 रुपए का लॉस हो गया। उस पे हमारा 500 रुपए का लॉस हो गया। सो असेट्स एंड लायबिलिटीज पे करने पे हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 2,500। ठीक है, हमारे पास कैश आ गई। पहले हमारे पास 14,000 खुद के पास थे, खुद के पास 14,000 थे, खुद के पास 14,000 थे। असेट सेल करने पे 35 आ गए, हमारे पास कैश 14,000 की आ गई। हमने लायबिलिटीज के लिए टोटल 12,000 प्लस 4,500, टोटल हमने कितने पेड किए 16,500। हमारे पास कैश 30,500 है एंड हमारा कैपिटल 30,500 है। कैश है हमारे पास 30,500 एंड ए एंड बी को पे करना है 30,500। ये कैश हम पार्टनर्स को दे देंगे, उनके अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। हमारे पास कैश कितनी बाकी है 32,500 और कैपिटल भी कितनी बाकी है 30,000, दोनों इक्वल हो जाएंगे। जितनी कैश अवेलेबल है उतना ही कैपिटल हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, जितनी कैश अवेलेबल है उतना ही कैपिटल भी रहेंगे। उनको बोलेंगे आप 30,500 लेके जाओ, कैश जीरो हो जाएगी, कैपिटल जीरो हो जाएगा, अपना बुक्स क्लोज हो गए। दिस इज अ प्रोसेस। ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने ओरली क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व किया। मैंने क्या क्या सोचा, ध्यान देना, मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने बोला कि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो क्या होने वाला है। असेट्स क्लोज हो जाएंगे, 30,000 के बदले 35 मिलेंगे, 5,000 का प्रॉफिट होगा, कैश 35 से इंक्रीज होगी। अदर लायबिलिटीज 10,000 है, उसके बदले में 12,000 पेड किया, 2,000 का लॉस हो गया और कैश से 12,000 माइनस हो गया। लोन के 4,000 के लोन के बदले में हमने 4,500 पेड किया, उस पर 500 का लॉस हो गया एंड कैश 4,500 से कम हो जाएगी। सो मेरे अदर एसेट्स क्लोज हो गए, my other assets got closed, my other liabilities got closed, my एज लोन पार्टनर्स लोन रिपे हो गया। ध्यान देना, ये क्लोज हो गया लॉसेस ए एंड बी में बट के। जनरल रिजर्व क्लोज हो गया बाय ट्रांसफरिंग टू पार्टनर्स। तो मेरे पास बाकी है कैश एंड कैपिटल, मेरे पास बाकी है कैश एंड कैपिटल। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है, 2,500 रियलाइजेशन प्रॉफिट रहेगा। कैसे आएगा मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। बट असेट सेल करने पे, लाइबिलिटीज पे करने पे ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हुआ है 2,500 का। मैं आपको हिसाब सिखा रहा हूं। असेट सेल करने पे और लाइबिलिटीज पे करने पे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 2,500 का। वो प्रॉफिट भी पार्टनर का ही होता है। सो पार्टनर का 20 प्लस 10 30 था, प्लस 6,000 के प्रॉफिट्स माइनस 6,000 के लॉसेस, उनका कैपिटल 30 था, प्लस असेट लाइबिलिटीज पे 2,500 का प्रॉफिट हुआ है, उनका ओवरऑल कैपिटल होगा 30,500। उतनी मेरे पास कैश होगी, तो मैं पार्टनर्स को बोलूंगा आपको दोनों को मिला के 30,500 पे करने, और मेरे पास कैश भी 30,500 है, आप कैश ले लो, अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। ये जो मैंने अभी आपको ओरली सिखाया, हम इसके अकाउंट्स के थ्रू करना है। इसको किसके थ्रू करना है, अकाउंट्स के थ्रू। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान देना। मेरे पास ओपन होगा रियलाइजेशन अकाउंट, मेरे पास ओपन होगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये मेरी रियलाइजेशन अकाउंट रहेगा। मेरे पास ओपन होगा पार्ट एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनेगा। मेरे पास कैश अकाउंट अलग से ओपन होगा, मेरे पास कैश और बैंक अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, फिर मेरे पास ओपन होगा कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूं। कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, A and B. I am trying to elaborate the concept in this question only. A and B. सबसे पहले क्या किया जाएगा, ध्यान देना। हम क्या करेंगे, ध्यान देना, जो हमने मैथमेटिकली किया
वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू करना है। हमें किसके थ्रू करना है? अकाउंटिंग के थ्रू, ध्यान देना, ठीक है एवरीवन। सो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ए का कैपिटल 20, बी का कैपिटल 10 कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 10, ए का 20, बी का 10, ठीक है, कैपिटल कैपिटल में चले गए। उसके बाद रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली बाय जनरल रिजर्व, 1:1, 3000 3000। रिजर्व्स क्लोज हो गए, कैपिटल अलग से बन गए, रिजर्व्स क्लोज हो गए कैपिटल में ऐड करके। एज लोन अलग अकाउंट बनेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका लोन है 4000 का। अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज इसको हम ट्रांसफर करेंगे, अदर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, राइट, अदर लाइबिलिटीज क्लोज होकर रियलाइजेशन के क्रेडिट पे जाएगा बाय अदर लाइबिलिटीज। कहां पे गए? 10,000। तो देखो लाइबिलिटी साइड कहां कहां पे गई है, ठीक है, ठीक है। देन अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कैपिटल कैपिटल में गए, रिजर्व कैपिटल में गए, एज लोन अलग बन गया एंड अदर लाइबिलिटीज को क्लोज किया गया, किसमें डाल के? रियलाइजेशन में डाल के। इससे होता क्या है, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट क्लोज हो जाता है, क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिल्स पेएबल क्लोज हो जाएगा, सैलरी पेएबल क्लोज हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अदर लाइबिलिटीज की जगह ले लेगा कौन सा? रियलाइजेशन। आगे से हमारे लिए वो रियलाइजेशन अकाउंट होगा, ठीक है। हमने पेड नहीं किया, हमने क्लोज किया है। अब देखो अदर एसेट्स को क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग देयर डेबिट टू रियलाइजेशन डेबिट। यहां पे आ जाएगा टू अदर एसेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट पे टू अदर एसेट्स, वो कुछ तो 30,000 है, मतलब यहां पे आ जाएगा टू प्लांट, टू बिल्डिंग, टू लैंड, टू मशीनरी, टू व्हीकल, टू बिल्स पेएबल, टू डेटर्स, सब इसमें आ जाएगा। मतलब आगे से these accounts in the books will get closed and उनको रिप्लेस करेगा रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब अदर लाइबिलिटीज अदर एसेट्स अब बन गए रियलाइजेशन अकाउंट। बुक्स में वो क्लोज हो गए, वो एक्चुअली सेल नहीं हुए, बट उनका नाम चेंज कर दिया। जैसे हमारे यूपी के सीएम नाम चेंज करने में एक नंबर है, ये भी यही काम कर रहा है। क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। आगे से इट इज नॉट लैंड, इट इज रियलाइजेशन। आगे से इट इज नॉट मशीनरी, इट इज रियलाइजेशन। It is not debtors, it is realization. It is not RDD, realization. No creditors, realization. So आगे से इन अकाउंट्स का नाम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? इसका नाम हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक सेपरेट अकाउंट बनेगा टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी लिखना है। कितना बैलेंस है? 14,000, ठीक है। आगे एंड ये लास्ट वाला है लॉसेस। लॉसेस डेबिट है, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा टू लॉसेस इक्वली 3,000 3,000। मैंने एकदम सिंपल वैल्यूज लिए तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इसलिए। सो अब भी ध्यान देना, आपके बुक्स में 4 अकाउंट ही बाकी है। ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश एंड बैंक इज रिप्रेजेंटेड बाय कैश अकाउंट, एंड इंटरनल लायबिलिटीज के लिए मतलब कैपिटल एंड रिजर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बैलेंस शीट में एक जगह पे लिखेंगे। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी मेरे बैलेंस शीट में है हम उसको एक जगह पे लेंगे। बैलेंस शीट ऑलवेज रिमेंबर, मैंने आपको बहुत पहले भी सिखाया था कि जो भी टैलेंट इंफॉर्मेशन रहती ना आपके आंसर में एक जगह पे आता है। जो भी टैलेंट इंफॉर्मेशन रहेगी आंसर में एक जगह पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पे बैलेंस शीट इज अ टैलेंट, तो एक ही जगह पे आएगा, ठीक है। अब जो अनटैलेंट इंफॉर्मेशन है मतलब एडजस्टमेंट्स, उसके 2 इफेक्ट्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, बिफोर वी मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज हमें एसेट्स को सेल करना होगा। चलो एसेट सेल करते हैं। हमने एसेट सेल किए 35,000 के। क्या एंट्री आती है एसेट सेल होती है तो ध्यान देना, नॉर्मली एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट,
बट हमारे बुक्स में असेट अकाउंट रहा ही नहीं। असेट की जगह किसने ले लिया? रियलाइजेशन ने। हमारे बुक्स में कैश अकाउंट टू मशीनरी एंट्री हो गई नहीं, बिकॉज मशीनरी अकाउंट है ही नहीं, इट इज रियलाइजेशन, तो एंट्री रहेगी कैश टू रियलाइजेशन। हमारे बुक्स में कैश टू लैंड एंट्री होगी नहीं व्हेन यू सेल द लैंड, बिकॉज लैंड को रिप्लेस किया है रियलाइजेशन में, लैंड को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन में, इसलिए अब अकाउंट रहेगा रियलाइजेशन। जब आप असेट सेल करोगे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। सो हमने असेट्स को सेल किया कितने पे? 35,000 पे, तो एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कैश इंक्रीज होगी 35,000 एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट होगा बाय कैश 35। असेट डेबिट पे उसका रियलाइजेशन क्रेडिट पे हो गया, असेट डेबिट पे उसका रियलाइजेशन क्रेडिट पे हो गया, मतलब असेट यहां पे आ गए, डेबिट में डाल दिया और फिर सेल कर दिया। अगर आपको समझ में आता है ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। डेबिट पे 30,000 है, क्रेडिट पे 35,000। असेट का देखो, रियलाइजेशन का डेबिट पे 30 है, क्रेडिट पे 35 है, नेट क्रेडिट 5,000 है, नेट क्रेडिट 5,000 है, क्रेडिट है मतलब प्रॉफिट है, बराबर आ गया। 30,000 के असेट 35 में सेल हो गए, तो नेट क्रेडिट कितना है? 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप आपको प्रॉफिट देता है, आपको अलग से प्रॉफिट ढूंढने की जरूरत नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट विल टेक केयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। मैं डायरेक्टली एंट्री डाल दूंगा कैश अकाउंट डेबिट 35 टू रियलाइजेशन 35, ये बुक वैल्यू पे एंट्री हुई है, क्लोज हुआ था बुक वैल्यू पे, एंड सेल की एंट्री एग्रीड वैल्यू पे। सो डिफरेंस बिटवीन एग्रीड वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज अ प्रॉफिट और लॉस। बुक वैल्यू इज 30, एग्रीड वैल्यू इज 35 और सेल वैल्यू इज 35। सो 30 के असेट 35 पे सेल हुए, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट आपको 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। डेबिट पे असेट के लिए 30, क्रेडिट पे 35, तो आपको वहां से समझ में आना चाहिए 5,000 का प्रॉफिट हुआ है एसेट पे। ठीक है, आगे फिर हम लाइबिलिटीज को पे करेंगे। जनरली जब हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं, क्रेडिटर्स टू कैश, बिल्स पेबल को पे करते हैं बिल्स पेबल टू कैश, बैंक लोन पे करते हैं बैंक लोन टू कैश, लोन फ्रॉम फ्रेंड पे करके लोन फ्रॉम फ्रेंड टू कैश। बट अब ये अकाउंट है ही नहीं, इनको क्लोज किया है बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन क्रेडिट। अब उनकी जगह है रियलाइजेशन अकाउंट। सो अब हम ये नहीं बोलेंगे क्रेडिटर्स टू कैश, हम बोलेंगे रियलाइजेशन टू कैश। हम बैंक लोन टू कैश नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रियलाइजेशन टू कैश, बिकॉज ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, आगे से रियलाइजेशन। सो अब एंट्री आएगी जब हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, 12,000 पे पे कर रहे हैं, तब एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000। लायबिलिटीज क्रेडिट पे है, उनका पेमेंट डेबिट पे हो रहा है। लायबिलिटीज क्रेडिट पे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, लायबिलिटीज क्रेडिट पे उनका पेमेंट डेबिट पे हो रहा है। और आप देख सकते हो क्रेडिट पे 10,000 है, क्रेडिट लायबिलिटीज के लिए 10,000, डेबिट 12,000 है, तो लायबिलिटीज के लिए नेट डेबिट 2,000 है, लायबिलिटीज के लिए नेट डेबिट 2,000 है, मतलब समझ लेना डेबिट है मतलब लॉस है, लायबिलिटीज पे 2,000 का लॉस हुआ है। लायबिलिटी पे देखो रियलाइजेशन अपने आप आपको प्रॉफिट लॉस देता है, आपको अलग से ढूंढना नहीं है, रियलाइजेशन विल डू दैट फॉर यू। कैश कम हो गई बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट पे टू कैश, कैश क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन 12,000, कैश कम हो गया। ठीक है, अब असेट सेल हो गए, एक्सटर्नल लायबिलिटी पे हुए, अब किसकी बारी आएगी? पार्टनर के लोन की। चलो पार्टनर के लोन को पे करना है, हमने कितने पे पे किया? 4,500। अब पार्टनर के लोन की रिलेशन टू कैश नहीं आएगी, बिकॉज वो लोन अलग ओपन है, तो इंटर की एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने 4,500 पे किया, एज लोन टू कैश, कैश कम हो जाएगी बाय एज लोन, जितना पेड हुआ उतना लेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी लोन में थोड़ा बैलेंस है, 500 का बैलेंस है, डेबिट इज 4,500, क्रेडिट इज 4,000, इसमें भी 500 डेबिट है, वो हमारा लॉस है, हमने 500 रुपए एक्स्ट्रा पेड किए, दिस इज लॉस, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बाय रियलाइजेशन और ये क्लोज हो जाएगा। सो रियलाइजेशन यहां पे बाय रियलाइजेशन है, यहाँ पे आएगा टू एज लोन 500, दिस इज इंटरेस्ट, इनडायरेक्टली वो इंटरेस्ट है, लॉस है,
4,000 के बदले 4,500 पेड किए, तो जो डिफरेंस है लोन में वो पार्टनर में चला गया, सॉरी वो किस में चला गया, रियलाइजेशन में, लॉस हो गया 500 का। ठीक है, अब लोन क्लोज हो गया, देखो लोन अकाउंट डन, उसमें बैलेंस है क्या, कुछ नहीं। अब कौन कौन से अकाउंट ओपन है, रियलाइजेशन, कैश एंड कैपिटल, 4 अकाउंट है, उसमें से लोन क्लोज हो गया। अब रियलाइजेशन क्लोज करने का टाइम आ गया, पार्टनर के लोन क्लोज होने पे ही रियलाइजेशन क्लोज करने का, हमेशा। देखते हैं, क्रेडिट इज मोर, इन माय एग्जांपल क्रेडिट इज 45,000, क्रेडिट इज 45,000 माइनस डेबिट, डेबिट 30 प्लस 12, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 500 42,500, मतलब यहाँ पे आएगा 2,500। क्रेडिट इज मोर, दिस इज टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। देखो अपने आप प्रॉफिट आ गया, देखो यहाँ पे भी प्रॉफिट आया था 2,500 का। रियलाइजेशन अकाउंट गिव्स यू प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल एंड रिपेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज, सेल ऑफ असेट्स एंड रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जब असेट को परचेस सेल करोगे, लाइबिलिटीज को पे करोगे, जो भी कम ज्यादा रहेगा इट विल बी प्रॉफिट और लॉस, रिलेशन अकाउंट देगा। और ये किस में बटेगा, ए एंड बी में। कौन से रेशियो में बटेगा, उनके पीएसआर में 1250 बाय रियलाइजेशन 1250, ए को मिलेंगे 1250, बी को मिलेंगे 1250। इवन रियलाइजेशन भी क्लोज हो गया, 4 अकाउंट ओपन किए थे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, कैश एंड कैपिटल, उसमें से सबसे पहले क्लोज हो गया पार्टनर का लोन, उसके बाद क्लोज हो गया रियलाइजेशन। अब देखेंगे इसको इसका कितना बैलेंस है और इसका कितना बैलेंस है। ए का कितना बैलेंस है, देखो ए का बैलेंस है 24,250 क्रेडिट माइनस 3,000, इसका बैलेंस मुझे जो दिख रहा है वो है 21,250, गलत है तो बोल देना। बी का बैलेंस कितना है, 14,250 माइनस 3,000, 11,250। हमें ए को देने हैं 21,250, बी को देने हैं 11,250, दोनों को मिला के हमें पे करने हैं 32,500, दोनों को मिला के हमें पे करने 32,500। आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, हमें दोनों को मिला के पे करने थे 31,200। ठीक है, कैश कितनी बाकी है, देखो कैश कितनी बाकी है, कैश अकाउंट देखो, डेबिट टोटल इज 49,000, हमारे पास 49,000 की कैश आ गई, उसमें से हमने पेड किए लाइबिलिटीज एंड बैंक पार्टनर्स लोन को, अभी ये बाकी है 30,500। हमारे पास हमें ए को पे करना है 21,250, हमें ए को पे करना है 21,250, बी को पे करना है 11,250 एंड हमारे पास टोटल कैश है 31,200। तो हम बोलेंगे बाय ए को बोलेंगे तू ले ले 21,250, बी को बोलेंगे बाय बी को बोलेंगे तू ले ले 11,250, दोनों मिला के 32,500 आ जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा टू कैश। तो जो कैश बाकी है, कितनी कैश थी 30,500, किसमें बढ़ गई, पार्टनर्स में। तो इवन कैश अकाउंट क्लोज हो गया, उसके साथ कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, अब एक भी अकाउंट बाकी नहीं है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। इसमें पूरा चैप्टर समराइज हो गया। मैंने आपको इन शॉर्ट प्रोसेस समझाई है, इन शॉर्ट मैंने प्रोसेस समझाई है। स्टेप 1, बैलेंस शीट जो दी है एक जगह पे लिख दो, वो स्टेप 1 है। जो भी बैलेंस शीट एक जगह पे लिखो, 4 अकाउंट हमेशा बनेंगे। एक कैपिटल अकाउंट, उसमें रिजर्व्स एंड लॉसेस एडजस्ट कर दो। दूसरा बनेगा पार्टनर का खुद का लोन, इफ पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, मतलब फर्म हैज टेकन लोन फ्रॉम द पार्टनर, वो अलग बनेगा। तीसरा बनेगा राइट रियलाइजेशन एंड फोर्थ बनेगा कैश ऑब्लिक बैंक। रियलाइजेशन नया अकाउंट बनेगा, ये पहले से ही थे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन में सब असेट्स एंड सब लायबिलिटीज डाल देंगे अदर देन कैपिटल, पार्टनर्स लोन एंड कैश, ये छोड़ के बाकी सब किस में जाएगा, रियलाइजेशन में। असेट डेबिट पे आएंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट पे आएंगे। फिर हम असेट्स को सेल करेंगे, उन्होंने जितने पे बोला है असेट को सेल करेंगे। असेट डेबिट पे, असेट रिलेशन डेबिट पे, तो उनका सेल कहां पे होगा, रिलेशन क्रेडिट पे। लायबिलिटीज रियलाइजेशन क्रेडिट पे, उनका पेमेंट कहां पे होगा, रियलाइजेशन डेबिट पे, ठीक है।
ये होने के बाद लोन का पेमेंट होगा, लोन का पेमेंट होगा, लोन का पेमेंट होगा। अगर कम ज्यादा पेमेंट होता है, जो भी बैलेंस है रिलेशन में ट्रांसफर होगा, लोन में जो भी बैलेंस बचेगा रिलेशन में ट्रांसफर होगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसमें जो भी बैलेंस है कैपिटल में जाएगा, एंड कैपिटल में जो भी बैलेंस हो कैश में डालो, कैश अपने आप टैली हो जाएगा। कैपिटल में जो भी बैलेंस बचेगा कैपिटल में डाल दो, कैपिटल कैश अकाउंट अपने आप टैली होगा। आपको आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है वो कैसे पता चलेगा? कैश अकाउंट शुड टैली, कैश की डेबिट साइड 49,000 है, कैश की क्रेडिट साइड 49,000 है, कैश टैली हो गया तो समझ लेना आपका आंसर करेक्ट है। इसमें बैलेंस शीट टैली नहीं होगी बिकॉज बैलेंस शीट तो क्लोज हो रही है, टैली होगा कैश अकाउंट। सो योर हिंट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग इज योर कैश अकाउंट। अगर आपका कैश अकाउंट टैली होता है तो ये समझ लेना कि आपका राइट आंसर करेक्ट है। सो दिस इज अ प्रोसेस। सो मैंने क्या क्या लिख के दिया ध्यान देना। सबसे पहले मैंने बोला फर्स्ट स्टेप बोली जो भी बैलेंस शीट में एक जगह पे जाएगा। सो क्लोज द असेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। उसमें मैंने बोला ये चार अकाउंट्स आपके हमेशा अलग रहेंगे। एक रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा जिसमें सब असेट्स एंड लायबिलिटीज आ जाएंगे, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट जिसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड हो जाएंगे, लॉसेस माइनस हो जाएंगे। पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग बनेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट भी अलग बनेगा। चार अकाउंट्स ओपन होंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, हम वी विल सेल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, रियलाइज द असेट्स एंड पे ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटीज एट एग्रीड वैल्यू। असेट्स रिलेशन के डेबिट पे रहेंगे, असेट रिलेशन डेबिट पे रहेंगे, उनका सेल क्रेडिट पे होगा। लायबिलिटीज रिलेशन क्रेडिट पे रहेंगे, उनका पेमेंट डेबिट पे होगा, राइट। देन उसके बाद पे ऑफ द पार्टनर्स लोन, पार्टनर का लोन रिपे किया जाएगा। अगर पार्टनर के लोन में कुछ बैलेंस है मतलब उतना कम ज्यादा पेड हुआ है, वो आपका प्रॉफिट लॉस हो सकता है, वो रिलेशन में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर रिलेशन को क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग इट बैलेंस अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर पीएसआर, इन पीएसआर, इन पीएसआर, ठीक है। एंड फिर रिपे द कैपिटल्स, कैपिटल में जो बैलेंस है वो कैश में डाल दो, कैपिटल में जो बैलेंस है वो कैश में डाल दो, आपका कैश टैली हो जाएगा। मतलब ध्यान देना सबसे पहले रिपे होगा पार्टनर का, देखो सबसे पहले क्लोज होगा कैपिटल लोन ऑफ ए पार्टनर, सबसे पहले क्लोज होगा लोन ऑफ ए पार्टनर। अगर उसमें कुछ मिसिंग फिगर है रिलेशन में ट्रांसफर करो। उसके बाद क्लोज होगा रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें जो बैलेंस है वो कैपिटल में डालो। फिर क्लोज होगा कैपिटल, वो कैश में डालो। तो लिख लेना सीक्वेंस ऑफ क्लोजर, सीक्वेंस ऑफ क्लोजर। सबसे पहले क्लोज होगा, क्लोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अकाउंट कौन से क्लोज होंगे, मतलब हमने जो चार अकाउंट ओपन किए थे सबसे पहले होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा रियलाइज। इसमें अगर कोई बैलेंस है तो रियलाइजेशन में जाएगा। फिर रियलाइजेशन क्लोज होगा, वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। एंड फिर कैपिटल क्लोज हो जाएगा, वो किस में, कैपिटल में जो बैलेंस हो जाएगा कैश में। एंड एंड में कैश एंड बैंक बैलेंस टैली हो जाएगा, मतलब जितना रिसीट है उतना पेमेंट हो जाएगा, आपके पास कैश नहीं बचेगी। दिस इज अ प्रोसेस, क्लोज करने का प्रोसेस। स्टेज 3 में हम जो क्लोज कर रहे हैं, पहले लोन क्लोज करो। अगर लोन में गलती से कोई बैलेंस है, लोन में कोई बैलेंस है तो वो रियलाइजेशन में डालो, रियलाइजेशन क्लोज करो, उसमें जो डेफिनेटली बैलेंस रहेगा, प्रॉफिट लॉस कुछ ना कुछ रहेगा, वो कैपिटल में जाएगा। फिर कैपिटल का बैलेंस निकाल के कैश में डाल दो और कैश टैली हो जाएगा, होना ही चाहिए, कैश विल टैली, आंसर इज डन। दिस इज द प्रोसेस। और ये आज हमने डिस्कस किया। इसमें मैंने कोई नोट्स लेके दिए, राइट। लाइक नोट 1 में मैंने बोला था कैश एंड बैंक अकाउंट आर ओपन सेपरेटली। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों है, कैश अकाउंट अलग है और बैंक अकाउंट अलग है, तो कैश को बैंक में डालो, कैश को कभी भी रियलाइजेशन या बैंक को कभी भी रियलाइजेशन में डालना। लिख लेना बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, नोट कहां पे, नीचे लिख लेना बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज बैंक अकाउंट ओनली विथ क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट account is
बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज बैंक अकाउंट ओनली बट विथ क्रेडिट बैलेंस डू नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, नहीं, ठीक है, वो रियलाइजेशन में नहीं, वो अलग ही बनेगा। सेकंड, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ, लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ is external liability only. Loan from partner's wife is external liability only to be transferred to realization. भले ही पार्टनर उसके वाइफ से कितना भी प्यार ना करे, अकाउंटिंग में दोनों अलग है, मे बी देयर सॉल्व में भी सेम, बट फॉर अकाउंटिंग दे आर डिफरेंट। उनका आत्मा एक भी क्यों ना हो, हम उनको अलग ही मानते हैं। लोन फ्रॉम पार्टनर हैज ए सेपरेट ट्रीटमेंट, लोन फ्रॉम पार्टनर हैज ए सेपरेट ट्रीटमेंट, वो हम अलग अकाउंट बनाएंगे। एंड लोन फ्रॉम वाइफ ऑफ ए पार्टनर इज ए थर्ड पार्टी लोन, हमारे लिए अकाउंटेंट के लिए हम उसको रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट, पार्टनर में एग्री। नेक्स्ट, पहला मैंने बोला बैंक ओवरड्राफ्ट is a bank account only with a credit balance, do not transfer to realization. Second warning, loan from a partner's wife is a third party loan only to be transferred to realization. तीसरा मैं बोल रहा हूं, तीसरा मैं क्या बोल रहा था, तीसरा मैं क्या बोल रहा था, कुछ बोला था कि मैंने तीसरे, एनीथिंग? हाँ, पार्टनर्स में एग्री टू टेक ओवर असेट और लायबिलिटी, पार्टनर्स में एग्री टू टेक ओवर असेट और लायबिलिटी, ठीक है। मतलब हमने क्या बोला, असेट सेल करेंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे। कभी कभी पार्टनर क्या बोलेगा, डोंट सेल द असेट, मैं लेके जाता हूं, ठीक है। कभी कभी लायबिलिटी पे बोलता है, पे नहीं करो, मैं पे करता हूं, आप मुझे दे दो। सो पार्टनर में एग्री टू take over asset or liability, accordingly we will adjust through capital account, accordingly we will adjust it through capital। हम कैश के थ्रू नहीं, बिकॉज अगर असेट सेल होगी तो कैश इंक्रीज होगी, अगर असेट सेल होगी तो कैश इंक्रीज होगी। बट पार्टनर बोलता है मैं असेट लेके जाता हूं, तो ठीक है भाई, तू असेट लेके, ड्रॉइंग्स है, तेरा कैपिटल कम करेंगे। अगर पार्टनर बोलता है मैं असेट लेके जाऊंगा एट एग्रीड वैल्यू, ठीक है भाई, तू लेके जा, तेरा कैपिटल उतना कम होगा ड्रॉइंग्स की तरह। अगर लायबिलिटी पे होगी, पे करेंगे तो कैश कम होगी। पार्टनर बोलता है नहीं नहीं पे मत करो, मैं लेके जाता हूं, भाई ठीक है, अगर तू लेके जाएगा तो हम तुझे उतना देंगे, तेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। सो इफ पार्टनर टेक्स ओवर असेट, हिज कैपिटल विल डिक्रीज, इफ पार्टनर टेक्स ओवर लायबिलिटी, हिज कैपिटल विल इंक्रीज। लॉजिकल है यार, अगर वो असेट लेके जाएगा तो बोलेंगे भाई उतना तुझे कम पे करेंगे, अगर तू लायबिलिटी लेके जाएगा तो उतना तुझे ज्यादा पे करेंगे, ठीक है। ऑलवेज ऐसे नहीं कि असेट सेल ही होगी, कभी कभी पार्टनर बोलेगा मैं लेके जाता हूँ, मुझे जरूरत है मैं लेके जाता हूँ। कभी कभी लायबिलिटी केस में बोलता है ठीक है मैं पे करता हूँ, आप मुझे दे दो, ठीक है। सो व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सर इफ देयर इज अ बैलेंस रिमेनिंग इन द लोन अकाउंट, मैंने वही बोला है, मैंने क्या बोला, लोन अकाउंट कैसे क्लोज होता है, लोन अकाउंट कैसे क्लोज होता है, मैंने क्या बोला रे तुम लोगों को, अगर पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है तो कहां पे ट्रांसफर किया मैंने लोन को, अगर उसमें बैलेंस है तो कहां पे ट्रांसफर किया, क्या बोला मैंने, बोलो, कोई बोलेगा मुझे, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, अगर पार्टनर के इसमें कुछ बैलेंस, लोन में बैलेंस है तो किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन में। पार्टनर के लोन में बचा है मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो रियलाइजेशन में जाएगा। जो भी बैलेंस बचेगा ना रियलाइजेशन में डाल दो, सिंपल, ठीक है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने जस्ट डिसोल्यूशन को स्टार्ट किया, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट आता है, ठीक है। सेम लॉजिक व्हेन यू लिक्विडेट द कंपनी, तभी भी यही लॉजिक होता है। सो आज मैंने थोड़ी कंसेप्ट सिखाई, थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करके दिया, राइट। सीक्वेंस, रिपेमेंट का सीक्वेंस समझा, पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे होंगी, फिर पार्टनर का लोन रिपे होगा एंड फिर कैपिटल रिपे होगा। देखो पहले हमने थर्ड पार्टीज को पेमेंट किया, फिर पार्टनर के लोन को रिपे किया और फिर कैपिटल रिपे किया। सीक्वेंस ऑफ क्लोजर, क्लोज करते टाइम मतलब हमें जब बुक्स क्लोज करने हैं
मतलब बाद में हमने 4 अकाउंट्स ओपन किए, उसको क्लोज कैसे करेंगे? पहले लोन को क्लोज करो, उसमें जो बैलेंस रहेगा वो रियलाइजेशन में डालो। अगर आप पहले रियलाइजेशन क्लोज करते हो एंड बाद में लोन क्लोज करते हो, गलत दिखेगा, क्योंकि लोन में बैलेंस होगा तो रियलाइजेशन में आना चाहिए। इसलिए पहले लोन को क्लोज करो, फिर रियलाइजेशन को क्लोज करो, फिर कैपिटल को क्लोज करो बाय ट्रांसफर टू कैश, एंड कैश टैली होता है। ठीक है, सो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तो आपको राइट यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है सर, कैन यू प्लीज शो द बैलेंस शीट? अच्छा, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। आई विल ऑल्सो शेयर द शीट विथ यू, डोंट वरी। ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन किया है। सो मंडे आई विल बी टेकिंग लेक्चर, मैं आपको बोल दूंगा इधर मॉर्निंग और इन द इवनिंग सेशन आई विल बी टेकिंग लेक्चर्स। मुझे 26 27 तक ये चैप्टर खत्म करना है, सो दैट आई कैन स्टार्ट द पेपर्स ऑफ 80 मार्क्स। सो आई विल बी टेकिंग एक्स्ट्रा लेक्चर्स इन द कमिंग वीक। आज हमने कंसेप्ट समझी है, हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसके सिवा चैप्टर में कुछ ऐसे एज कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सो एनी डाउट टिल नाउ? अगर किसी के डाउट्स है तो क्या? रियलाइजेशन अकाउंट शोज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड रिपेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, क्यों अकाउंट ओपन किया जाता है? जस्ट एक प्रोसेस है, उसके थ्रू मतलब एक अकाउंट में सब ट्रांसफर किया जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट है। जैसे हम डेथ में हम P&L सस्पेंस को यूज करते थे, वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में बिजनेस क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। और इसमें हम क्या मानते हैं? एवरीथिंग हैपेंस ऑन ए गिवन डे। सब असेट्स उसी दिन सेल हो रहे हैं, सब लायबिलिटीज उसी दिन पे हो रही है, इसलिए ये एक्चुअल में इट टेक्स टाइम, विच यू लर्न इन द FY BCom, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। या आप इंटर में सीखोगे पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बोल के चैप्टर है, उसमें हम राइट धीरे धीरे पैसे आएंगे, धीरे धीरे पैसे रिपे होंगे। बट अभी हम क्या सीख रहे हैं? एक साथ ही पैसे आ रहे हैं और एक साथ ही सबका पेमेंट हो रहा है। ठीक है, चलो सो यहाँ पे आज हम रुकेंगे। ठीक है, थैंक यू। जिनका फाउंडेशन है ज्वाइन एट 5:45। थैंक यू।